आज की इस गहन चर्चा का मिशन ये समझना है कि बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में बच्चे वास्तव में सीखते कैसे हैं। राइट। और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं रूसी मनोवैज्ञानिक लेव सेम्योनोविच वाइगोत्स्की के विचारों का, जिनका 1896 से 1934 का जो जीवन काल था ना, उसने शिक्षा मनोविज्ञान में एक क्रांति ला दी थी। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है, जिसे हम सोशियो कल्चरल थियोरी या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं, वो पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि ज्ञान अकेले में नहीं बनता। अकेले में नहीं बनता तो कहाँ बनता है? बच्चे का मानसिक विकास समाज, भाषा और संस्कृति के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं यानी इंटरैक्शंस का परिणाम है। उनके अनुसार ज्ञान पहले से ही बाहर की दुनिया में लोगों के बीच मौजूद है। लेकिन एक मिनट, अगर ज्ञान बाहर समाज में मौजूद है तो वो एक छोटे बच्चे के दिमाग के अंदर कैसे आता है? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मतलब क्या कोई वाईफाई या ब्लूटूथ कनेक्शन चल रहा है? ये बहुत ही जादुई सा लगता है। समाज से निकलकर जानकारी व्यक्तिगत समझ में बदल कैसे जाती है? इस सवाल का जवाब उस तकनीकी प्रक्रिया में छिपा है जिसे वाइगोत्स्की इंटरनलाइजेशन कहते हैं। इंटरनलाइजेशन। हाँ। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि सीखने की प्रक्रिया हमेशा 2 स्तरों पर काम करती है। एक झटके में कुछ डाउनलोड नहीं होता। अच्छा, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बिल्कुल। सीखना सबसे पहले सोशल लेवल यानी सामाजिक स्तर पर होता है। ये वो चरण है जहां बच्चा किसी और व्यक्ति के साथ किसी गतिविधि में शामिल होता है। ज्ञान यहाँ 2 लोगों के बीच साझा हो रहा है। यानी ज्ञान अभी बच्चे के अंदर नहीं है, बल्कि उस बातचीत या गतिविधि के बीच वाले स्पेस में है। एकदम सही। और इसके बाद दूसरा चरण आता है इंडिविजुअल लेवल या व्यक्तिगत स्तर, जहां वो ज्ञान अंदर जाता है। जी। जो बातचीत या साझा गतिविधि बाहर हुई थी, बच्चा धीरे धीरे उसके पैटर्न्स, उसके अर्थ और उसकी समझ को अपने दिमाग के अंदर ले जाने लगता है। ओके। तो बाहर के सामाजिक अनुभव को अपने भीतर की व्यक्तिगत सोच में बदलने की ये जो दिमागी प्रक्रिया है, यही इंटरनलाइजेशन है। अगर हम इसे थोड़ा जमीनी स्तर पर समझें, मान लीजिए एक टीचर किसी स्टूडेंट को इतिहास का कोई बहुत जटिल कॉन्सेप्ट समझा रहा है। हाँ। तो जब टीचर बोल रहा है और बच्चा सुन रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो ये पहला कदम यानी सोशल लेवल हुआ। बिल्कुल। और जब वो क्लास खत्म हो जाती है, बच्चा घर जाकर उस विषय के बारे में सोचता है, अपने नोट्स देखता है। हाँ, उन विचारों को अपनी मौजूदा जानकारी के साथ जोड़ता है और खुद निष्कर्ष निकालता है। तब वो उस कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज कर रहा होता है। वो बाहरी ज्ञान अब उसकी आंतरिक समझ बन चुका है। ये प्रक्रिया तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाला मुख्य तत्व समाज है, तो वो समाज वास्तव में है कौन? मतलब बच्चा आखिर सीख किससे रहा है? यहीं पर हमारे नोट्स वाइगोत्स्की के बाल संज्ञानात्मक विकास यानी चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 5 मुख्य सिद्धांतों को सामने लाते हैं। राइट। इनमें से पहला सिद्धांत ही सोशल इंटरैक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया है। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प चाइल्ड लर्निंग ट्रायंगल दिया गया है। हाँ, मैंने वो त्रिकोण देखा था नोट्स में। उस त्रिकोण के 3 कोनों पर माता-पिता, शिक्षक और साथी यानी पीयर्स हैं। यानी बच्चा सिर्फ एक दिशा से नहीं सीख रहा। यही इसका मुख्य बिंदु है। ज्ञान का निर्माण तभी होता है जब बच्चा इन तीनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है। ओके। और यही जुड़ाव हमें वाइगोत्स्की के दूसरे और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सिद्धांत की ओर ले जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे संक्षेप में MKRO कहा जाता है। अब यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। कैसा कंफ्यूजन? आमतौर पर ज्ञान देने वाले का मतलब हम सिर्फ एक औपचारिक टीचर से लगाते हैं। मुझे लगा MKO का मतलब कोई चश्मे वाला प्रोफेसर या स्कूल का शिक्षक ही होगा। देखिए, यह एक बहुत ही आम गलतफहमी है। MKO का दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा। हाँ, MKO वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो सीखने वाले यानी लर्नर की तुलना में किसी विशेष विषय या कौशल में ज्यादा ज्ञान या अनुभव रखता हो। वो उम्र में बड़ा हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब कोई भी? तो क्या एक माता पिता या घर का कोई बड़ा भाई बहन भी MKO हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और उससे भी आगे सोचें तो एक हमउम्र दोस्त या कोई कुशल साथी भी MKO हो सकता है। लेकिन रुकिए, अगर एक 8 साल का बच्चा दूसरे 8 साल के बच्चे को कोई गणित का सवाल या वीडियो गेम का लेवल पार करना सिखा रहा है, तो क्या ये थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? मतलब क्या एक बच्चा दूसरे बच्चे को गलत चीजें या बुरी आदतें नहीं सिखा सकता? एक प्रशिक्षित शिक्षक की जगह एक 8 साल के दोस्त को MKO कैसे मान लिया जाए? ये बहुत ही वाजिब चिंता है,
लेकिन हमें इसे संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। वाइगॉत्स्की ये नहीं कह रहे कि पेयर लर्निंग में गलतियां नहीं हो सकती। तो वो क्या कह रहे हैं? वे ये कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया घटित हो रही है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई बार एक हमउम्र दोस्त एक प्रशिक्षित शिक्षक से बेहतर एमक्यू साबित होता है। ऐसा क्यों? शिक्षक के पास तो ज्यादा डिग्री और ज्ञान है। क्योंकि वो हमउम्र दोस्त उसी संज्ञानात्मक स्तर के करीब होता है जिस पर सीखने वाला बच्चा है। ओह, मैं समझ रहा हूँ। वो उसी भाषा, उसी तरह के उदाहरणों का इस्तेमाल करता है जो बच्चे को तुरंत समझ आते हैं। शिक्षक कई बार बहुत जटिल भाषा का प्रयोग कर सकता है। हाँ, जो सिर के ऊपर से निकल जाती है। बिल्कुल, जबकि एक दोस्त सीधे उस परेशानी को समझता है जिससे दूसरा बच्चा गुजर रहा है। इसलिए उस विशिष्ट क्षण और कौशल के लिए वो दोस्त एक आदर्श एमकेओ बन जाता है। ये बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है, और जो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा हिंट है। हाँ, बहुत बड़ा। कि पेपर में अक्सर ऐसे ट्रिकी सवाल आते हैं जहां एमकेओ की पहचान करनी होती है, और विकल्प में दोस्त या छोटा भाई भी हो सकता है। परीक्षा के लिहाज से ये बहुत जरूरी है कि एमकेओ को सिर्फ शिक्षक तक सीमित नहीं रखा जाए। एमकेओ बस वो है जिसके पास उस विशेष कार्य के लिए अधिक कौशल है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर सिर्फ ज्यादा ज्ञान होने से कोई भी एमकेओ बन सकता है, तो फिर एक कॉलेज का प्रोफेसर किसी 5 साल के बच्चे को कैलकुलस क्यों नहीं पढ़ा सकता? अच्छा सवाल है। प्रोफेसर के पास ज्ञान है, दोनों के बीच इंटरेक्शन भी हो सकता है, फिर बच्चा कैलकुलस क्यों नहीं सीख पाता? यहाँ क्या कमी रह गई? ये एक शानदार सवाल है, और यही हमें वाइगॉत्स्की के सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट की तरफ धकेलता है, ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये नाम सुनने में थोड़ा भारी और तकनीकी लगता है ना? लेकिन इसे एक दायरे या सीमा के रूप में कल्पना कीजिए। बच्चे का जो मानसिक विकास है उसे हम 3 अलग-अलग घेरों में बांट सकते हैं। ओके, 3 घेरे। सबसे अंदर का घेरा वो है जहां बच्चा अकेले क्या कर सकता है। इसे एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। ये उसका वर्तमान स्तर है जिसके लिए उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। जैसे 5 साल का बच्चा ABCD खुद पढ़ सकता है। ठीक। अब इस घेरे के बाहर एक बहुत बड़ा दायरा है। ये वो क्षेत्र है जो टास्क टू हार्ड कहलाता है। जो बहुत मुश्किल है। हाँ, यहाँ ऐसे काम है जो बच्चा किसी भी हाल में कितनी भी मदद से नहीं कर सकता। जैसे उस 5 साल के बच्चे का कैलकुलस समझना। बिल्कुल सही पकड़े। अब देखिए, जो काम वो अकेले कर सकता है और जो काम वो किसी भी तरह नहीं कर सकता, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे ही ZPD कहते हैं। अच्छा, बीच वाला हिस्सा। जी, ये वो दायरा है जहां बच्चा मदद के साथ सीख सकता है। तो अगर मैं इसे एक रूपक के जरिए देखूं, तो ZPD किसी नदी पर बने पुल की तरह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सीढ़ी की तरह है जिसकी नीचे की कुछ सीढ़ियां गायब हैं। अरे वाह, क्या उदाहरण है! बच्चा ऊपर तक पहुंचने की क्षमता तो रखता है, लेकिन वो उस पहली सीढ़ी तक अकेले छलांग नहीं लगा पा रहा। उसे बस किसी सहारे की जरूरत है ताकि वो पहली सीढ़ी को पकड़ सके। ये बहुत ही सटीक और व्यावहारिक उदाहरण है। बच्चे के पास उस काम को सीखने का पोटेंशियल है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने के लिए एक बाहरी धक्के की जरूरत है। जो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शानदार टीचर ट्रिक दी गई है। हाँ, वो ट्रिक बहुत काम की है। उसमें लिखा है भी इसे आसानी से कैसे याद रखें। जो बच्चा खुद कर सकता है वो उसकी लर्निंग है, और जो वो मदद से कर सकता है बस वही ZPD है। ये परीक्षा के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, लेकिन सवाल ये है कि उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए जो मदद दी जाती है वो मदद असल में है क्या? उसका स्वरूप कैसा होता है? हाँ, क्योंकि अगर MKO सारा काम खुद ही कर देगा तो बच्चा तो कुछ सीखेगा ही नहीं। बिल्कुल। अगर शिक्षक ही पूरा गणित का सवाल हल कर दे तो बच्चा क्या करेगा? इस ZPD के अंतर को पाटने का सही तरीका क्या है? उस तरीके को, उस मदद की प्रक्रिया को वाइगॉत्स्की ने स्कैफोल्डिंग नाम दिया है। स्कैफोल्डिंग। आम बोलचाल में हम इसे पाड़ या ढांचा कहते हैं, जो किसी इमारत के बनते समय बाहर की तरफ लगाया जाता है ताकि मजदूर ऊपर चढ़ सके। राइट। और शिक्षा के मनोविज्ञान में स्कैफोल्डिंग का मतलब है MKO द्वारा दी गई अस्थायी मदद या टेम्पररी सपोर्ट। अस्थायी मदद। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द अस्थायी है।
ये मदद हमेशा के लिए नहीं दी जाती। जैसे जैसे बच्चे की समझ बढ़ती है, ये मदद धीरे धीरे कम की जाती है और अंततः पूरी तरह हटा ली जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमारत बन जाने के बाद बाहर का ढांचा हटा लिया जाता है। स्रोत सामग्री में जो साइकिल सीखने का उदाहरण दिया गया है वो इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाता है। सोचिए, कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। शुरुआत में बच्चा पेडल भी ठीक से नहीं मार पाता। वो डर के मारे हैंडल को कसकर पकड़े रहता है कि कहीं गिर न जाए। वो अकेले साइकिल नहीं चला सकता। और तब माता पिता आते हैं। वे पीछे से साइकिल की सीट को मजबूती से पकड़ लेते हैं और बच्चे के साथ दौड़ते हैं। तो ये जो सीट पकड़ना है, यही स्कैफोल्डिंग है। माता पिता बच्चे के लिए संतुलन का काम कर रहे हैं। राइट। लेकिन यह सपोर्ट स्थायी नहीं है। जैसे जैसे बच्चा पेडल मारना और संतुलन बनाना सीखता है, माता पिता अपनी पकड़ ढीली करते जाते हैं। वे कभी सीट छोड़ देते हैं, कभी फिर पकड़ लेते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा तेजी से आगे निकल जाता है और माता पिता पीछे खड़े रह जाते हैं। बच्चा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है। इस पूरी कहानी में साइकिल न चला पाने से लेकर खुद चला लेने तक का जो सफर था, जो दायरा था, वो बच्चे का ZPD था। और माता पिता ने जो सीट पकड़ी और धीरे धीरे उसे छोड़ा, उसका फोल्डिंग की प्रक्रिया थी। एकदम सही। ये उदाहरण दिमाग में बिल्कुल छप जाता है। अगर हम इसे कक्षा के माहौल यानी क्लासरूम के नजरिए से देखें तो गणित के भाग या डिवीजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण नोट्स में है। हाँ, देखिए, कल्पना कीजिए कि एक बच्चा भाग का सवाल देखकर अटक गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करे। एक अच्छा शिक्षक सीधे उत्तर नहीं बताता, क्योंकि वो स्कैफोल्डिंग नहीं होगी, वो तो रटवाना हो जाएगा। बिल्कुल। तो शिक्षक क्या करता है? वो पहले प्रश्न को टुकड़ों में एक्सप्लेन करता है। वो देखता है कि बच्चा आगे बढ़ा या नहीं। ओके। अगर बच्चा फिर अटकता है तो शिक्षक उसे एक हिंट देता है, जैसे याद करो 4 के पहाड़े में 12 कब आता है। फिर बच्चा खुद थोड़ा प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है। और शिक्षक तब तक सिर्फ निगरानी करता है। जब बच्चा सही दिशा में जाने लगता है, शिक्षक अपनी मदद कम कर देता है। ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। नोट्स में इसे सीढ़ियों के एक विजुअल से समझाया गया है। पहले एक्सप्लेन, फिर हिंट, फिर प्रैक्टिस और अंत में इंडिपेंडेंट। ये सीढ़ियां ही वो सपोर्ट हैं जो लर्नर को ZPD पार करने में मदद करती हैं। और इसमें सबसे बड़ी कला ये जानना है कि ये सपोर्ट कब और कितना देना है और कब इसे हटाना है। यही एक सफल MKO की असली पहचान है। इस पूरी संरचना का जो सबसे मजबूत स्तंभ है और वाइगोत्स्की के 5 मुख्य सिद्धांतों में से आखिरी सिद्धांत भी है, वो है भाषा का विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट। आमतौर पर हम भाषा को सिर्फ संवाद का, बात करने का एक जरिया मानते हैं। मुझे भूख लगी है, मैंने बता दिया। लेकिन वाइगोत्स्की के लिए भाषा का महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उनके अनुसार भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा स्वयं विचारों का निर्माण करती है। अच्छा। जी, यह संज्ञानात्मक विकास का सबसे मुख्य टूल या औजार है। मतलब हमारी भाषा ये तय करती है कि हम कैसे सोचेंगे। काफी हद तक। और इस विकास को वाइगोत्स्की ने स्पीच या भाषा के 3 स्पष्ट चरणों में बांटा है। 3 चरण। पहला चरण है सोशल स्पीच, जो जन्म से लेकर लगभग 3 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। इस उम्र में बच्चा जो भी बोलता है वो दूसरों के लिए होता है। वो रोकर या बोलकर अपनी जरूरतें बताता है। मुझे पानी चाहिए, मुझे खेलना है। ये पूरी तरह से बाहरी संवाद है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा चरण आता है, वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे ज्यादा दिलचस्प है। वो कौन सा है? इसे प्राइवेट स्पीच कहा गया है, जो 3 से 7 साल की उम्र के बच्चों में बहुत आम है। प्राइवेट स्पीच? मैंने अक्सर छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा है। हाँ। वे किसी कोने में बैठकर ब्लॉक्स जोड़ रहे होते हैं और खुद से ही बातें कर रहे होते हैं। नहीं, ये लाल वाला यहाँ नहीं जाएगा, अरे ये तो गिर गया, अब मुझे बड़ा वाला ब्लॉक चाहिए। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे वे किसी काल्पनिक दोस्त से बात कर रहे हो या बस अपनी ही दुनिया में मगन हो। देखिए, ज्यादातर लोग और यहाँ तक कि वाइगोत्स्की से पहले के मनोवैज्ञानिक भी इसे एक बचकानी हरकत या अर्थहीन बड़बड़ाहट मानते थे। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की ने ये साबित किया कि जब बच्चा खुद से ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है तो वो असल में खेल नहीं रहा होता, वो खुद को स्कैफोल्ड कर रहा होता है। खुद को स्कैफोल्ड कर रहा होता है? मतलब वो अपना ही MKO बन जाता है एक तरह से। हाँ, ये प्राइवेट स्पीच असल में सेल्फ टॉक है। जब किसी बच्चे के सामने कोई मुश्किल काम आता है तो वो बोल बोलकर अपनी सोच को दिशा देता है। अरे वाह! भाषा यहाँ उसकी समस्या सुलझाने यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया का सीधा हिस्सा बन जाती है।
वो अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अपनी ही आवाज का सहारा लेता है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। इसका मतलब है कि जब कोई बच्चा खुद से बड़बड़ाते हुए काम कर रहा हो तो उसे रोकना या टोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वो असल में बहुत गहरा दिमागी काम कर रहा है। हाँ, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी उम्र 7 साल के पार जाती है, ये प्राइवेट स्पीच गायब होने लगती है। अच्छा, वो बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो तीसरे चरण में प्रवेश कर जाती है, जिसे इनर स्पीच कहते हैं। तो वो बड़बड़ाहट अचानक शांत क्यों हो जाती है? जीव विज्ञान या दिमाग के स्तर पर ऐसा क्या बदल जाता है कि बच्चे को अब आवाज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती? ये दिमाग की एफिशिएंसी और कॉग्निटिव लोड के कम होने का परिणाम है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, जब कोई काम नया या मुश्किल होता है तो दिमाग को उस पर फोकस करने के लिए शारीरिक क्रिया जैसे होंठ हिलाना या बोलना इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की दिमागी क्षमता बढ़ती है, वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। अब दिमाग को उन विचारों को प्रोसेस करने के लिए आवाज के सहारे की जरूरत नहीं है। यानी जो पहले जोर से बोली जाने वाली प्राइवेट स्पीच थी, वही अब मन के अंदर चलने वाली इनर स्पीच बन गई है। बिल्कुल, वो जो बाहरी आवाज थी वो अब सिकुड़कर अंदर चली जाती है और विचारों का रूप ले लेती है। बच्चा अब बाहर आवाज नहीं करता, बल्कि मन ही मन सोचकर समस्या सुलझा लेता है। और यही वो बिंदु है जहां सामाजिक स्तर का ज्ञान पूरी तरह से व्यक्तिगत स्तर की समझ में बदल चुका होता है। इंटरनलाइजेशन पूरा हो जाता है। एकदम सही। हमने इस सिद्धांत के सभी पेच बहुत गहराई से खोल लिए हैं। ज्ञान का बाहर से अंदर आना, सामाजिक अंतःक्रिया, एमकेओ का दायरा, जेडपीडी की सीढ़ियां, स्कैफोल्डिंग की मदद और भाषा का औजार, सब कुछ कवर हो गया। लेकिन अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। जो अभ्यर्थी शिक्षक बनने की राह पर हैं, वे इस ज्ञान को असल दुनिया की कक्षा में और अपने परीक्षा के हॉल में कैसे लागू करें? स्रोत सामग्री इस पर बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश देती है। क्लासरूम एप्लीकेशन की बात करें तो शिक्षक को ये समझना होगा कि बच्चे चुपचाप बैठकर सिर्फ सुनने से नहीं सीखते। मान लीजिए एक साइंस क्लास चल रही है। पारंपरिक तरीके में टीचर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता, बोर्ड पर नतीजे लिखता और बच्चों से कॉपी में उतार लेते। लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार एक अच्छे शिक्षक को वो एक्सपेरिमेंट दिखाने के बाद रुक जाना चाहिए। उसे बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट देना चाहिए और उन्हें आपस में चर्चा करने का मौका देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे सोशल लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। जब बच्चे आपस में बात करेंगे तो कोई ना कोई किसी दूसरे के लिए एमकेओ का काम करेगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है। कक्षा में हमेशा ग्रुप लर्निंग, पीयर डिस्कशन, कोऑपरेटिव लर्निंग और गाइडेड इंस्ट्रक्शन का माहौल होना चाहिए। ज्ञान को थोपने के बजाय उसे साझा बातचीत के जरिए निर्मित होने देना चाहिए। और परीक्षाओं के लिहाज से, खासतौर पर सीटेट और यूपीटेट जैसी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए, हमने इन नोट्स का गहराई से विश्लेषण करके एक बहुत ही अचूक समीकरण या इक्वेशन निकाला है। हाँ, वो इक्वेशन बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई भी अभ्यर्थी इस एक समीकरण को याद रखे तो इस टॉपिक से जुड़े कई सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। वो समीकरण बहुत ही तार्किक तरीके से पूरे सिद्धांत को समेट लेता है। तो वो समीकरण कुछ इस तरह है। एक ब्रैकेट के अंदर रखें सोशल इंटरैक्शन प्लस एमकेओ और इस पूरे ब्रैकेट के साथ जोड़ दें प्लस स्कैफोल्डिंग। और इन सबको मिलाने पर परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम होगा क्रॉसिंग द जेडपीडी, यानी जेडपीडी को पार करना। समाज और ज्ञानी व्यक्ति मिलते हैं, वे उचित मदद देते हैं और बच्चा अपनी क्षमता के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है। परीक्षा के लिए ये एक रामबाण सूत्र है। इसके अलावा कुछ और छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो नोट्स में बार बार हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि परीक्षाओं में जेडपीडी और एमकेओ के बारे में सबसे ज्यादा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एमकेओ का मतलब हमेशा बड़ी उम्र का व्यक्ति नहीं होता। राइट। और प्राइवेट स्पीच वाले सवालों में हमेशा ये ढूंढें कि बच्चा सेल्फ टॉक के जरिए अपने ही कार्यों को निर्देशित कर रहा है या नहीं। एक और बहुत ही काम की टिप नोट्स में दी गई है। अगर परीक्षा के प्रश्न पत्र में कहीं भी आपको ये 4 कीवर्ड्स नजर आएं, सोशल इंटरैक्शन, लैंग्वेज, जेडपीडी या स्कैफोल्डिंग, तो समझ जाइए कि उस प्रश्न का सीधा और अटूट संबंध वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है। ये कीवर्ड्स उन अभ्यर्थियों के लिए एक कंपास की तरह काम करेंगे जो परीक्षा हॉल के दबाव में सही उत्तर तक पहुंचना चाहते हैं। तो आज के इस लंबे और गहरे विश्लेषण का सार अगर निकाला जाए तो वो ये है, एक बच्चे का दिमाग कोई खाली हार्ड ड्राइव या कोरी स्लेट नहीं है जिस पर बस जानकारी उकेर दी जाए। बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारा समाज, हमारे आसपास के वो लोग जो हमसे थोड़ा ज्यादा जानते हैं, जिन्हें हम एमकेओ कहते हैं,
सही समय पर दी गई उनकी वो अस्थायी मदद यानी स्कैफोल्डिंग, और हमारे विचारों को आकार देने वाला सबसे बड़ा औजार यानी भाषा, ये सभी तत्व एक साथ मिलकर एक बच्चे की समझ, उसके संज्ञान और उसके पूरे दिमाग का निर्माण करते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम विचार उभर कर सामने आता है। वो क्या? हम ये सारे सिद्धांत बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान या चाइल्ड डेवलपमेंट की किताबों में पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने भी अपना ये पूरा काम मुख्य रूप से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को केंद्र में रखकर किया था। हाँ बिल्कुल। लेकिन जरा एक अलग नजरिए से सोचिए। कैसा नजरिया? क्या ये सोशल लर्निंग सिर्फ बचपन तक सीमित रहती है? क्या एक वयस्क के रूप में बड़े होने के बाद आज हमारे कार्यस्थलों पर, हमारे ऑफिस में या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जटिलताओं में क्या हमारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारा MKO कौन है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। जब हम जिंदगी में किसी मुश्किल दौर में फंसते हैं या करियर में कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, तो क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं करते जो हमें सही स्कैफोल्डिंग दे सके? करते तो हैं। शायद सीखना कभी भी किसी भी उम्र में पूरी तरह से स्वतंत्र या व्यक्तिगत नहीं होता। हम समाज में रहकर हमेशा जिंदगी भर एक दूसरे के ZPD को पार करने में मदद कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई न कोई हमारे लिए वो सीढ़ी बन रहा होता है और किसी न किसी के लिए हम वो सहारा बन रहे होते हैं। ये इस पूरे विषय को देखने का एक बहुत ही परिपक्व और मानवीय नजरिया है। हमारी जिंदगी भर वो प्रक्रिया चलती रहती है जो हम बचपन में शुरू करते हैं। हम कभी भी बस जानकारी डाउनलोड नहीं करते हैं, हम हमेशा लोगों से कनेक्ट करते हैं और उसी कनेक्शन से सीखते हैं। एकदम से। आज की इस गहन चर्चा में हमने इन बेहतरीन परीक्षा नोट्स के जरिए बाल मनोविज्ञान के एक बहुत ही जटिल विषय के हर पेज को जिस तरह से खोला है और उसके क्यों और कैसे को समझा है, उम्मीद है कि यह विश्लेषण शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हर अभ्यर्थी के लिए वैचारिक स्पष्टता लाने में मददगार साबित होगा। इस बेहतरीन स्रोत सामग्री को एक साथ लाने और शिक्षा के इतने महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डालने वाले इस कंटेंट को सराहते हुए हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और अपने आसपास के लोगों के ZPD को पार करने में उनकी मदद करते रहिए।